हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर हमारा 8वां है। इसका सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। देखिए, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन बड़ा चैप्टर है आपका और इसमें से कई सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, आने वाले समय में सारे अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। ये आप एक साथ आप डालेंगे, कोई स्पेस वगैरह नहीं देना, तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हमारा पहला टॉपिक है विश्व की साझी संपदा। देखिए, दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर किसी एक का अधिकार ना होकर समुदाय का या फिर कई सारे देशों का अधिकार होता है। ठीक है, तो एक मानवता की साझी विरासत से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व की साझी संपदा से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, साझी संपदा को ही समझेंगे। देखिए, साझी संपदा क्या है। तो दुनिया में कुछ संसाधन ऐसे हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ऐसे संसाधनों को हम क्या कह सकते हैं, साझी संपदा के रूप में देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखोगे आप तो अच्छे से समझ जाओगे। देखो, ये 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूँ। संयुक्त परिवार में चूल्हा। मान लो आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो। उस जॉइंट फैमिली में दादाजी, दादा दादी, फिर उनकी जो संतान है, आपके पिता, उनके भाई, चाचा वगैरह, ये सब रहते हैं। फिर उनके बच्चे रहते हैं। तो एक ऐसी फैमिली जॉइंट फैमिली कहलाएगी। तो ऐसी फैमिली में जो चूल्हा होता है जिस पर खाना बनाते हैं, वो सभी का होता है। ठीक है, तो इसके बाद चरागाह आप देखते हो, जहाँ पे जानवर वगैरह का चराया जाता है, तो वो सभी के लिए होता है। मैदान जो है उसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं। कुआं जो होता है वो सबके लिए होता है, सब पानी पी सकते हैं उससे। नदी वगैरह जो है, ये सारी की सारी क्या होती है, साझी संपदा के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में या निजी संपदा के रूप में इसे हम नहीं देखेंगे। कुआं है, उसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे और यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगा शॉर्ट कहाँ से आते हैं और लॉन्ग कहाँ से आते हैं, उन टॉपिक पे ध्यान देना। अगला देखिए, वैश्विक संपदा या जिसको मानवता की साझी विरासत कहते हैं। कई बार आपके पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि मानवता की साझी विरासत से क्या अभिप्राय है, समझाइए। और ज़्यादा आपके 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप इसे याद रखें। चलिए समझते हैं। देखिए, दुनिया में कुछ हिस्से और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर किसी एक देश का क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, यानी जो किसी एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। इसलिए उसमें बहुत सारे देशों का अधिकार है, तो इसलिए उसका मैनेजमेंट जो है वो भी मतलब साझे तौर पे किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लेगा। और ऐसी संपदा को हम क्या कहेंगे, वैश्विक संपदा कहेंगे, या फिर इसको हम मानवता की साझी विरासत भी कह सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ बन जाते हैं। अब एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए वायुमंडल है हमारा, ये मानवता की साझी विरासत के रूप में देखा जाता है, वैश्विक संपदा के रूप में देखा जाता है। अंतरिक्ष, बाहरी अंतरिक्ष जो है, इसको देखा जा सकता है। अंटार्कटिका जो कि बर्फ से ढका हुआ है पूरा, इसको भी देखा जाता है। हालांकि अंटार्कटिका पे विवाद है, बहुत सारे देश इसको बोलते हैं कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको मानवता की साझी संपदा या साझी विरासत के रूप में देखा जाता है। समुद्री सतह जो हो जाएगी, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम्पल देकर भी MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है कि वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए कुछ संधियां हुई है, उसके बारे में बताइए। अब देखिए, वैश्विक संपदा जो थी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। अभी मैंने आपको बताया कि उसकी जिम्मेदारी जो होगी वो साझे तौर पे होगी, यानी सभी करेंगे उसकी जिम्मेदारी। जब सभी करेंगे तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इसकी सुरक्षा के लिए कुछ संधियां कर लें, कुछ ट्रीटी कर लें, समझौते कर लें। तो कुछ ट्रीटी हुई, इसमें से 3 ट्रीटी है जो आपके आती है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 1 मार्क्स में। तो देखिए, अंटार्कटिका संधि 1959 आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। दूसरी संधि हुई थी एक मॉन्ट्रियल न्यायाचार 1987 का, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक है अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार जो कि 1991 का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, संधियां 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो इन संधियों का काम क्या था, इन संधियों का काम क्या था कि ये जो वैश्विक संपदा है, ठीक है, चाहे वो अंटार्कटिका हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो समुद्री सतह हो, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। तो इसके लिए ये समझौते करे गए थे। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इस चैप्टर में से अगर मैं बोलूँ कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो ये, और ये आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके पेपर में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको समझिए। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने विश्व को 2 हिस्सों में बांट दिया था, ऊपर वाला जो था उत्तरी गोलार्ध था, नीचे वाला जो था दक्षिणी गोलार्ध था। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश हैं, वो देश हैं जो विकसित हैं, जो डेवलप हो चुके हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन से देश थे, जो विकासशील हैं, यानी जो अभी विकास कर रहे हैं।
इनकी चुनौतियां और समस्याएं भी अलग अलग थी, ये भी हमने कल की वीडियो में देखा था। तो चलिए इनके कुछ रवैये, उनके कुछ नेचर को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का मतलब क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। दोनों का अलग अलग रवैया है पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर। आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश, आप जानते हैं कि जो ऊपर वाले देश हैं, नॉर्थ वाले देश हैं, वो विकसित देश हैं। उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में आज पर्यावरण मौजूद है। अब समझिए, आज के समय में अगर मैं बात करूं 2021 की, ठीक है, या फिर आप इसको 2021 2022 कभी भी जोड़ लो, वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो आज के समय में आप देखोगे ये जो पर्यावरण है, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है। पर्यावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, आप जानते हैं। और ये पॉल्यूशन फैलाने में सबसे ज़्यादा जो हाथ किसका होगा, अगर मैं दोनों गोलार्धों में देखूं तो किसका होगा, उत्तरी गोलार्ध का ज़्यादा हिस्सा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये देश जो हैं ये डेवलप हैं। और डेवलप कैसे हुए हैं, इन्होंने उद्योग लगाए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग होंगे, पॉल्यूशन भी इन्होंने ज़्यादा फैलाया, डेवलप भी है ज़्यादा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। जबकि पॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि सारा इन्होंने ही करा है, दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने भी करा है, लेकिन ये विकासशील देश हैं, अभी उद्योग यहाँ पे लगने शुरू हुए हैं, तो इन्होंने उस लेवल का पॉल्यूशन नहीं फैलाया जिस लेवल का ऊपर वाले यानी उत्तरी गोलार्ध के देशों ने। अब यहाँ पे विवाद क्या हो जाता है, समझिए। उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, विकसित देश जो है, वो पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जैसा आज के समय में पर्यावरण है, पोल्यूशन वाला पर्यावरण। जबकि जो दक्षिण गोलार्ध के हैं वो कहते हैं भाई इसमें हम क्यों ज़्यादा जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि पॉल्यूशन जो फैलाया है वो तुमने ज़्यादा फैलाया है, हमने तो बहुत कम फैलाया है या फिर ना के बराबर फैलाया है, तो हम बराबर बराबर कैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाता है विवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, ये जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं ये चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में हर देश बराबर की जिम्मेदारी निभाए, यानी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। अब आप समझिए कि इन देशों ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया तो ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए इनकी, आप बिल्कुल मानते हैं। इन देशों ने कम नुकसान पहुंचाया तो इनकी जिम्मेदारी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यहाँ पे आके विवाद थोड़ा थोड़ा हो जाता है, लेकिन बाद में इसका सोल्यूशन हो गया। अब समझिए आगे देखिए। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देश ये चाहते हैं कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान विकसित देशों ने पहुंचाया। आप जानते हो कि ये चाहते हैं जिन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया तो उसकी नुकसान की भरपाई भी ज़्यादा वही देश करें, यानी जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं वही इसकी भरपाई करें। विकासशील देश जो हैं वो तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, अभी अभी उन्होंने उद्योग लगाए हैं, अभी धीरे धीरे विकास शुरू करा है। ऐसे में अगर इन पे प्रतिबंध लगा दोगे तो इनका विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी कारणवश 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इसमें भी प्रस्तावित किया गया था और मान लिया गया था इस बात को कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी होगी, यानी जिम्मेदारी साझी है, सभी की है, लेकिन अलग अलग है। अब समझिए, देखिए, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखिए, पॉल्यूशन जो है सबने फैलाया है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। तो यहाँ पे इन्होंने इस बात को मान लिया है कि साझी है, यानी ये जो जिम्मेदारी है वो दोनों की है, इन देशों की भी है और इन देशों की भी है, लेकिन अलग अलग होगी। जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो ज्यादा भरपाई करे, जिसने कम पहुंचाया उसको कुछ छूट मिल जाए, कुछ प्रतिबंध जो उस पर लग रहे थे वो ना लगाए जाए। इस तरीके की बातें थी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए थे, कुछ नियम बताए थे। उसमें देखिए, तो ये यूएनएफसीसी, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो यूएनएफसीसी है इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कुछ इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस तरीके से आप देख सकते हो, 1992 में हुआ था ये। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ बातें रखी गई थी, यानी कि जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ का नियमाचार था ये यूएनएफसीसी। इसको 1992 में जो हुआ था, इसमें भी इस बात को मान लिया गया था, यानी इस संधि को स्वीकार करने वाले देश, इस बात को मान लिया गया था कि ये जो साझी और अलग अलग जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और जिनने इस संधि को स्वीकार किया था वो जो देश थे वो अपनी क्षमता के अनुसार,
यानी उनकी जो कैपेसिटी है उसके अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेंगे। यानी कि ये जो आप देख रहे हो UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें इस बात को मान लिया गया कि जिस देश ने जितना नुकसान पहुंचाया अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण को बचाने में, उसकी रक्षा करने में, ठीक है, सुरक्षा करने में अपने लेवल पे प्रयास करेंगे। यहाँ पे भी इस बात को मान लिया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके पेपर में, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए ये UNFCCC का जो है, इसका ये 1 मार्क्स में आपसे ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप इसको हिंदी या इंग्लिश में कैसे भी याद रख सकते हैं। आगे देखिए, इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे, किस बात पे, कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा भूमिका विकसित देशों की है। जो हानिकारक गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा माना जाता है कि जो ग्रीन हाउस गैस हैं ये जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। यानी आज के समय में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो सब इनकी वजह से हो रहा है। तो ऐसे में ये माना गया कि जो विकसित देश है, यानी जो ऊपर के उत्तरी गोलार्ध के देश है, इन्होंने ज्यादा भूमिका निभाई है इसमें, ठीक है। तो विकासशील देशों की अगर हम देखें, विकासशील देश जो है उनकी जो प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन क्षमता होती है, कार्बन उत्सर्जन क्षमता जो होती है वो काफी कम होती है, ठीक है। इसी कारण चीन जैसे देश, भारत जैसे देश और अन्य जो विकासशील देश हैं उनको क्योटो प्रोटोकॉल से की जो बाध्यताएं थी उससे अलग रखा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, भाई ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये भी आपके क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, तो इसे भी ध्यान रखें। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक समझौता है, इसको एक अंतरराष्ट्रीय समझौता कह सकते हैं। ये जापान के क्योटो में हुआ था, जापान में क्योटो नाम का शहर है, वहां पे हुआ था, जिसकी वजह से इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल भी पड़ गया था। इस समझौते में यही बात कही गई थी कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना चाहिए, कम करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, धीरे धीरे पर्यावरण की समस्याएं ठीक होने लगेगी। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आप बताएंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें क्या बात की गई थी कि इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ठीक है, लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि भाई हमें ग्रीन हाउस गैसों का जो है उत्सर्जन वो कम से कम करना है, जिससे कि पॉल्यूशन जो है वो कम से कम फैले और नुकसान जो है वो भी कम से कम हो। ग्रीन हाउस गैसों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, मीथेन हो जाएगी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी, ये गैसें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये गैस जो है ये हानिकारक होती है और नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद देखिए ये इन गैसों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जो गैस हैं ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में जिम्मेदार हैं, इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एक तो क्योटो प्रोटोकॉल वाला याद रखना है, ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। और आपको जो ये साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी वाला लॉन्ग क्वेश्चन बताया, ये आपको याद रखना है। और शॉर्ट चीजें आपको समझनी है। साझी संपदा क्या होती है, ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो, साझी संपदा कहलाती है। यानी जिसपे किसी एक का अधिकार ना होकर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। ऐसे संसाधन के उपयोग तथा रखरखाव में हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका वन प्रांतर से बन जाता है, ये तो मैंने आपके सामने बता दिया था, साझी संपदा शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, आप आराम से कर दोगे। वन प्रांतर वाला जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए गांव वगैरह में अगर आप रहते होंगे तो आपने देखा होगा गांव वगैरह में ज्यादा होता है ये कि कुछ जगह होती है उसको पवित्र माना जाता है, जहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की वनस्पति पेड़ पौधे उग जाते हैं। कई गाँव में पीपल वगैरह के जो पेड़ होते हैं या कुछ पेड़ होते हैं उसको पवित्र माना जाता है, तो ऐसी जगह को वन प्रांतर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। वनों के कुछ हिस्से को पवित्र मानकर उन्हें काटा नहीं जाता, यानी उसको पवित्र मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि वहां पे देवी देवताओं का वास है, वहां भगवान रहते हैं, ऐसा माना जाता है, इसलिए इनको काटा नहीं जाता उन पेड़ों को, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पे क्या है, देवी देवताओं का निवास है और इसको वन प्रांतर कहा जाता है ऐसे क्षेत्र को। अब देखिए गांव में हमें ऐसे स्थान देखने को मिल जाते हैं, आप भी अगर गांव जाते होंगे तो आपके गांव में भी कुछ जगह ऐसी होगी जिसको पवित्र माना जाता होगा, जहां पूजा वगैरह करते हैं, पेड़ में धागा वगैरह बांधते हैं, ठीक है। तो इन वन प्रांतरों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए अब हो सकता है आप अलग अलग स्टेट से हो तो आपके वहां पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाएगा। जैसे राजस्थान में इसको वानी कहा जाता है, झारखंड में इसको जेहरा थान या फिर सरना कहा जाता है, मेघालय में इसको लिंगदोह कहा जाता है, ठीक है। केरल में इसको काव कहा जाता है, उत्तराखंड में इसको थान या फिर देवभूमि कही जाता है। और अगर इसके बाद हम बात करें महाराष्ट्र में तो इसको देव रहितस कहा जाता है। तो अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आपके गांव में इसको किस नाम से जाना जाता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं।
पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। जब दुनिया भर में पर्यावरण के मसले पर खूब बातें होने लगी तो भारत ने भी पर्यावरण पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ अपने लेवल पे नीतियां अपनाई, कुछ पॉलिसी बनाई। तो वही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत ने क्या करा। तो देखिए, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर करा। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये 1997 वाला, इसमें हुआ क्या था आप समझिए। जब 1997 में इसको लाने की बात हुई थी तब भारत और चीन जैसे देशों को छूट दी गई थी। शुरू में भारत और चीन देशों जैसे देशों को शामिल नहीं किया गया था, बाद में भारत बाद में शामिल हुआ इसमें 2002 में, हस्ताक्षर किए और इसकी संधियों को माना। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में आगे नजर आएंगे, क्योंकि भारत और चीन जैसे देशों की जनसंख्या ज़्यादा है, उद्योग तेजी से लगाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण हो रहा है। तो आने वाले समय में भारत और चाइना भी क्या हो जाएंगे, तेजी से आगे नजर आएंगे, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ जाएगा। भारत का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की होनी चाहिए। बात सही भी है, क्योंकि विकसित देशों ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो जिम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा कौन उठाए, विकसित देश उठाए। ठीक है, भारत का ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है वो बहुत कम है। जैसे कि देखा जाए 2000 तक की बात करें तो सन 2000 तक केवल 0.9 टन था प्रति व्यक्ति की, अगर हम बात करें। ठीक है, 0.9 टन था 2000 तक, और 1.6 टन जो है 2030 तक हो जाएगा पूरे देश का, माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि भारत का कितना कम है, 0.9 टन। ठीक है, 2000 तक, सन 2000 तक प्रति व्यक्ति टन, मतलब प्रति व्यक्ति इतना कम है, जबकि ये 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि 1.6 टन हो जाएगा। जबकि अगर हम एवरेज की बात करें, दुनिया के एवरेज की, तो वो 3.8 के आसपास था। ठीक है, 2000 में। तो उस हिसाब से भारत का जो है वो बहुत ही कम है, यानी भारत का पॉल्यूशन जो है दुनिया के जो अन्य देशों के पॉल्यूशन की बात करते हैं, हम विकसित देशों की बात करते हैं, उनके मुकाबले हमारा कम है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए, भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए इसके लिए। अब यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, क्या कदम उठाएं, ये पॉइंट आपके लिए पेपर में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लो, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में बदलाव किया। क्या बदलाव करा कि हमारे यहाँ पे जो वाहन चलते थे, गाड़ियाँ चलती थी, उसमें कुछ जो बहुत पुरानी गाड़ियाँ हो जाती है, ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं, उसको बैन किया गया, उसकी एक वैलिडिटी फिक्स की गई, फ्यूल पॉलिसी को बदलाव किया गया। ठीक है, भारत में जो स्वच्छ ईंधन वाले जो हैं वाहन, उसको भी अनुमति दी गई। और एक सॉल्यूशन था सीएनजी। आपको पता है पेट्रोल वाली जो गाड़ियाँ होती है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसे में इनको सीएनजी में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी का यूज़ किया जाए, तो ऐसा माना जाता है कि क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये वाला सिस्टम भी लागू किया गया। आप देखते हो सीएनजी पे कई गाड़ियाँ चल रही हैं। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, और 2003 में बिजली अधिनियम पारित, जिसके तहत रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसको महत्व दिया गया। इसके अलावा भी कुछ किया गया। क्या था, देखिए कि स्वच्छ कोयले के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा। बायोडीजल का प्रयोग को मंजूरी मिली। ठीक है, बायोडीजल एक तरह से ईंधन है जो कि गाड़ियों में डाला जाता है, हालांकि भारत में इतना उपलब्ध नहीं है, लेकिन सही माना जाता है कि इससे कहा जाता है कि पॉल्यूशन कम होता है। और एक सबसे बड़ा पॉइंट है आज के समय में इलेक्ट्रिक वाहनों का। आप जानते हैं कि आज के समय में बैटरी वाली गाड़ियां आ रही हैं जिसको हम चार्ज करके चला सकते हैं। वो भी क्या है कि एक तरह से पेट्रोल वाली गाड़ियों के मुकाबले बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं फैलाती हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा। रसोई गैस को प्रोत्साहन देना, क्योंकि आपको पता है कि गाँव वगैरह में चूल्हे पे खाना बनाया जाता था, जो मतलब लकड़ियाँ जलाते थे जिसमें चूल्हे में। ठीक है, तो उससे क्या होता था, धुआं निकलता था, पॉल्यूशन ज़्यादा होता। तो ऐसे में अगर उनको सिलेंडर और गैस दे दी जाए तो उससे क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये कुछ काम किए गए हैं, तो ये हो जाएंगे भारत की तरफ से। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जो जो मैं आपको बताता आया हूँ उसको आप बिल्कुल याद रखें। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे फॉलो कर लें और मैसेज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है, हाय हेलो ना लिखें कृपया, डायरेक्ट अपने जो भी आप पूछना चाह रहे हैं वो लिख दें वहाँ पे, तो मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तीसरा पार्ट जो है उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा, बड़ा चैप्टर है, और पिछले साल तो डिलीट था लेकिन इस साल आपके सिलेबस में अभी दे रखा है, तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।